गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश प्लस। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नरेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग महफिल से जाते हैं इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में, जहां हमारा टॉपिक होगा नरेशन। एक्चुअली नरेशन का हिंदी अर्थ होता है कथन, और कथन ऑब्वियसली कोई स्पीकर के द्वारा ही होगा। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो। नरेशन को अंग्रेजी भाषा में हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीच। अब नरेशन को यहाँ पे इजीली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसके माध्यम से, जैसा कि अभी हमने बताया कि स्पीकर के द्वारा जो कुछ भी बोला जाता हो उसके बताने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, नरेशन। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे The act of narrating a statement of the speaker। स्पीकर के स्टेटमेंट को नरेट करने की एक्ट को क्या कहेंगे, नरेशन। अब हम लोग नरेशन अर्थात स्पीच को दो भाग में कैटेगराइज करते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है डायरेक्ट स्पीच एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है या फिर इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसको हम अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच के बारे में। तो माना कि एक स्पीकर है और एक रिपोर्टर है। स्पीकर ने जिस बात को, जिस स्टेटमेंट को बताया, यदि स्पीकर के स्टेटमेंट को रिपोर्टर बताता है स्पीकर के ही भाषा में, तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। और यदि स्पीकर के स्टेटमेंट को रिपोर्टर अपनी भाषा में बताता है तो वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। अर्थात यदि स्पीकर के स्टेटमेंट को एक रिपोर्टर ज्यों का त्यों प्रस्तुत करता है तब उसे हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। और यदि एक रिपोर्टर स्पीकर के स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करता है, अपने ही भाषा में बताता है, तो उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यानी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है सेंटेंस का, स्टेटमेंट का। अब हम लोग इसको और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स में। सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस हमने लिया, राम सेज टू मी आई एम अ स्टूडेंट। दूसरा है, राम टेल्स मी दैट ही इज अ स्टूडेंट। दोनों जगह पे रिपोर्टर भाई साहब का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। ये है रिपोर्टर हमारे, जो कि काफ़ी सुंदर नज़र आ रहे हैं। ये बता रहे हैं कि राम मुझसे कहता है कि वह एक स्टूडेंट है, यानी मैं एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो ये आई शब्द जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, ऑफ कोर्स राम के लिए यूज़ किया गया है। ये बात को कौन बता रहा है, रिपोर्टर। तो रिपोर्टर यदि इस बात को बता रहा है तो रिपोर्टर राम के ही शब्दों में बता रहा है या फिर अपने शब्दों में बता रहा है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रिपोर्टर यहाँ पे राम के बातों को राम के ही शब्दों में बता रहा है। चूँकि कहीं वह राम के शब्दों में ना बताता तो यहाँ पे आई शब्द उसके लिए यानी रिपोर्टर के लिए हो जाता। तो रिपोर्टर के लिए राम ने ये शब्द यूज़ नहीं किया है कि तुम एक स्टूडेंट हो। राम ने ये लिखा है या फिर वह ये बताता है रिपोर्टर को कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, और यहाँ पे आई इंडिकेट कर रहा है किसको, राम को।
तो इसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच। इसमें हम देख रहे हैं कि रिपोर्टर ने स्पीकर के लैंग्वेज को, स्पीकर के स्टेटमेंट को ज्यों का त्यों लिख दिया है, ज्यों का त्यों एक्सप्रेस कर दिया है। नीचे वाला सेंटेंस में हम क्या पाते हैं, राम टेल्स मी दैट ही इज़ अ स्टूडेंट। राम मुझे बताता है कि वह एक स्टूडेंट है, और ये वह किसके लिए है, राम के लिए। यहाँ पे सेंटेंस को मैनिपुलेट किया गया है, ट्रांसफॉर्म किया गया है रिपोर्टर के द्वारा, और रिपोर्टर यहाँ पे बताता है कि राम मुझसे कहता है कि वह एक स्टूडेंट है, और ये वह स्पीकर है, राम है, लेकिन बताने का क्रिया कर रहा है रिपोर्टर अपने लैंग्वेज में। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब हम लोग आगे सीखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को, जिसे हम कैसे पहचानेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच को समझने के लिए मैं पुनः पिछले सेंटेंस को ही एग्जाम्पल के रूप में यूज़ करना चाहूँगा। सेंटेंस था हमारा, राम सेज टू मी आई एम अ स्टूडेंट। यहाँ ये क्लियर है कि ये सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच से रिलेट करता है, जिसमें राम सब्जेक्ट तो होता ही है, साथ ही साथ ये एक स्पीकर भी है। मी ऑब्जेक्ट के साथ साथ लिसनर है। आई हमारा सब्जेक्ट के साथ साथ फर्स्ट पर्सन है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, आर्टिकल, और स्टूडेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, सेज टू रिपोर्टिंग वर्ब है। अब यहाँ से क्लियर क्या होता है कि राम सेज टू मी आई एम अ स्टूडेंट। राम मुझसे कहता है मैं एक स्टूडेंट हूँ। राम का यूज़ किया गया है स्पीकर के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, यानी डायरेक्ट स्पीच का एक ऐसा पार्ट जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर हो वो रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत आता है। और रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस जो हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच। तो क्लियर है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर यानी द पार्ट विद इन द इन्वर्टेड कोमाज इन डायरेक्ट स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यानी रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो डायरेक्ट स्पीच का एक ऐसा पार्ट है जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ समझने में मदद करेगा, वो ये कि यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि ये एक तरह से पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत आता है, जिसमें स्पीकर भी शामिल है और लिसनर भी शामिल है। भले ही हम रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू को ही मानते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ही हिस्सा राम है, यानी स्पीकर है और लिसनर है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर ये हो रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमेशा स्पीकर ही होगा और ऑब्जेक्ट हमेशा लिसनर ही होगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में ये स्थिति नहीं होगी। अभी हमने रिपीट करना चाहूँगा, जैसे भी बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट हमेशा स्पीकर ही होगा एंड ऑब्जेक्ट हमेशा लिसनर ही होगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी। यहाँ पे आई जो है या फिर सब्जेक्ट जो है वो लिसनर भी हो सकता है, स्पीकर भी हो सकता है और थर्ड पर्सन भी हो सकता है। जैसा कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया होगा या फिर पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा होगा एक जनरल रूल, दैट इज़ SON 1 2 3। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आखिर ऐसी स्थिति कैसे बनी, ये कैसे माने कि ये सही है?
तो इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने स्पीकर और लिसनर का यूज़ किया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन हमेशा लिसनर ही होता है, सॉरी फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर ही होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सेकंड पर्सन हमेशा लिसनर ही होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। थर्ड पर्सन जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो, और वो भी सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो इस अनुसार से फर्स्ट पर्सन जो है चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आखिर फर्स्ट पर्सन को हम लोग सब्जेक्ट के ही अनुसार क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, और फर्स्ट पर्सन यदि स्पीकर है तो इसको स्पीकर के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। कहीं यहाँ पे सेकंड पर्सन रहे, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं यू आर और स्टूडेंट, तो ये यू जो है सेकंड पर्सन होगा, और सेकंड पर्सन कौन होता है? लिसनर होता है ना। जैसे हम लोग कहते हैं मैं जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ बोलने वाला व्यक्ति कौन है? फर्स्ट पर्सन। हम लोग जाते हैं फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, है ना। तुम खाते हो, ये सेकंड पर्सन का सिंगुलर हो गया। तुम लोग खाते हो, सेकंड पर्सन का प्लूरल हो गया। वह जाता है, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो गया। वे लोग जाते हैं, थर्ड पर्सन का प्लूरल हो गया। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो ये सेकंड पर्सन है, और जब सेकंड पर्सन है ये, तो इसको चेंज करेंगे हम किसके अनुसार से? सेकंड पर्सन का क्या कहलाता है? लिसनर कहलाता है। इसलिए इसको चेंज करेंगे हम लोग लिसनर के अनुसार से। और यदि थर्ड पर्सन रहेगा तो थर्ड पर्सन को हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे, क्लियर, क्योंकि वो ना स्पीकर के अंतर्गत आता है ना ही लिसनर के अंतर्गत आता है। तो ये एक जनरल रूल था। आगे याद रखने वाली बातें ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा से हो और से के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं। कहीं सेज रहेगा और सेज के साथ भी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो उसको भी हम लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे। कहीं विल से रहेगा और विल से के साथ ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो उसको भी हम लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे। लेकिन कहीं से रहे और से के साथ जो है ऑब्जेक्ट रहेगा, तो हम जानते हैं कि से के बाद जब हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं तो ऑब्जेक्ट के पहले टू का भी यूज़ किया जाता है। और यदि टू का यूज़ करेंगे और उसके साथ ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे टेल में। कहीं सेज टू रहेगा, उसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, तो उसको हम लोग चेंज करेंगे टेल्स में, ठीक है। इसी तरीके से जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं पास्ट को भी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा सेड, तो सेड रहेगा कहीं और उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग सेम लिखेंगे सेड ही। लेकिन कहीं सेड टू रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो ये पास्ट को शो कर रहा है सेड, इसलिए हम लोग इसको चेंज करेंगे टोल्ड में। अब हम लोग बात करते हैं एजर्टिव सेंटेंस को लेकर। दूसरी बात, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कहीं रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, यानी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। जनरल रूल को हम चेंज करेंगे, लेकिन टेंस उसका चेंज नहीं होगा। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच को भी चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल के अनुसार से। यानी कहीं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में रहने पर उसको पास्ट में चेंज करते हैं, और कहीं पास्ट में है तो उसको हम लोग उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। जैसे सिंपल पास्ट रहेगा तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, कहीं पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, इस तरीके से। तो अब हम लोग चलते हैं एजर्टिव सेंटेंस को देखते हैं। अभी हमने चर्चा किया कि एजर्टिव सेंटेंस में हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं,
कहीं से रहेगा तो उसके जगह पे हम लोग से का ही यूज़ करेंगे, कहीं सेज रहेगा तो सेज का ही यूज़ करेंगे, कहीं से टू रहेगा तो उसके जगह पे टेल का यूज़ करेंगे, कहीं सेज टू रहेगा तो उसके जगह पे टेल्स का यूज़ करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में हो, है ना। इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं इफ़ आर वी अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट टेंस। आगे क्या करेंगे कि अभी हम लोगों ने जो सेंटेंस यूज़ किया था उसमें देखा था कि डायरेक्ट स्पीच दो पार्ट में बटा होता है, और दो पार्ट में जोड़ने के लिए यानी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वह कहलाता है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन के रूप में यहाँ पे हम लोग दैट का यूज़ करेंगे। दैट इज़ यूज्ड टू ज्वाइन आर वी एंड आर एस, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। और लास्ट में हम लोगों ने चर्चा किया था कि जनरल रूल को हमेशा यूज़ करेंगे, यानी कॉमन रूल जो होता है वो हमेशा हर जगह पे लागू होगा पूरे नरेशन में। तो लास्ट में हम लोग यूज़ यहाँ पर लिखेंगे कॉमन रूल्स आर यूज्ड। अब इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को हम लोग बनाने के लिए तैयार हैं। अभी हम लोगों ने बहुत सारे सेंटेंस को डिस्कस करना है। जैसे पहला सेंटेंस लेते हैं, सीता सेज टू गीता यू सिंग्स वेल, तुम अच्छे गाती हो। इस सेंटेंस यानी ये सेंटेंस जो है हमारा, इसमें हम देख रहे हैं कि ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये लिसनर है, सीता स्पीकर है, यू सेकंड पर्सन है, सिंग्स मेन वर्ब है, एंड वेल जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अनुसार से हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले स्पीकर तो कोई चेंजेस नहीं होगा, सीता को हमने सीता लिखा, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच। सेज टू को हम लोगों को चेंज करना है, किसमें, टेल्स में। टेल्स किससे, गीता से। उसके बाद है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन करने के लिए यानी जोड़ने के लिए हम लोग जिस कंजंक्शन का यूज़ करते हैं उसका नाम है दैट। तो यहाँ पे हम लोगों ने दैट का यूज़ कर दिया। आगे है कॉमन रूल्स आर यूज्ड, यानी कॉमन रूल यूज़ किए जाएंगे। तो कॉमन रूल क्या कहता है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से, क्योंकि सब्जेक्ट स्पीकर होता है और फर्स्ट पर्सन भी स्पीकर होता है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार से, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लिसनर होता है। थर्ड पर्सन कोई चेंजेस नहीं होता है, बिकॉज थर्ड पर्सन ना ही स्पीकर होता है ना ही लिसनर होता है, वो होता है वह जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो वो थर्ड पर्सन। इसलिए थर्ड पर्सन ना ही इसके अंतर्गत आता है ना ही इसके अंतर्गत आता है ना, इसलिए उसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। तो सीता टेल्स गीता दैट, ये क्या है, यू कौन होता है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है, लिसनर, तो इसको लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे गीता के जगह पे प्रोनाउन के रूप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं सी। अभी हमने बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं, इसलिए इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, सी सिंग्स वेल, ओवर। इस तरीके से दो चार एग्जांपल और देखते हैं हम। अब हम लोग अगले सेंटेंस में देखते हैं, यू से टू मी आई हैड गॉन देयर। ये डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच दो पार्ट में बटा होता है। पहला पार्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, जबकि सेकेंड पार्ट रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है।
अब इसको कहीं हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो यू के जगह पे यू का ही यूज़ करेंगे, से टू को चेंज करेंगे हम लोग टेल में, मी जो का त्यों रहेगा। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग दैट का यूज़ करेंगे। फर्स्ट पर्सन आई है तो आई स्पीकर होता है, स्पीकर को चेंज करते हैं स्पीकर के लिए ही, तो फर्स्ट पर्सन हम लोग चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार से, क्योंकि हमने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट ही हमेशा स्पीकर होता है एंड ऑब्जेक्ट लिसनर होता है। तो यू टेल मी दैट, अब इसको चेंज करते हैं कहीं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार से, तो यहाँ पे ऐड करेंगे यू, उसके बाद हो जाएगा हैड गोन देयर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सेंटेंस रहेगा सी सेज टू यू they had wrote a letter। इसको कहीं हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सी ज्यों का त्यों रहेगा, सेज टू को चेंज करेंगे हम लोग टेल्स में, ऑब्जेक्ट यू जो का त्यों रहेगा। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का यूज़ करेंगे। दे क्या है, स्पीकर नो, लिसनर नो, ये क्या है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन ना ही स्पीकर होता है ना ही लिसनर होता है, जबकि हमने रिपोर्टिंग वर्ब में हमेशा स्पीकर एंड लिसनर को ही देखा है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब में स्पीकर ना हो लिसनर ना हो यानी थर्ड पर्सन का यूज तो रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं करते हैं, है ना। तो इसलिए इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, और जब ज्यों का त्यों लिखेंगे तो दे हो जाएगा, उसके बाद हैड रोट अ लेटर। ठीक है, आगे कुछ हम और भी सिंपल सेंटेंस को देख लेते हैं। कहीं सेंटेंस रहे यू से आई एम अ बॉय। अब ये डायरेक्ट स्पीच है, कहीं इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो यू का यू हो जाएगा से को हम लोग से ही लिखते हैं बिकॉज कहीं ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं। तो यू से दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कंजंक्शन के रूप में दैट का यूज़ करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार से, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब में यूज़ करते हैं हम लोग वर और बॉय, सॉरी यू आर होगा। अब यहाँ पे आर क्यों हुआ, बिकॉज यदि रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेज नहीं होता है बिल्कुल। और भी सेंटेंस देख लेते हैं। दे से दे आर रीडिंग। अब इसको हम लोग भी क्लियर कर सकते हैं आराम से। दे का दे हो जाएगा, से को ज्यों का त्यों लिखेंगे, दोनों को जोड़ने के लिए दैट का यूज़ करेंगे कंजंक्शन के रूप में, थर्ड पर्सन नो चेंज, आर एंड देन रीडिंग। तो इस तरीके से हम लोग असर्टिव सेंटेंस को इजीली क्लियर कर सकते हैं। कहीं नेगेटिव सेंटेंस रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर तो कुछ करना ही नहीं है, बस केवल कॉमन रूल का याद रखना है कि कॉमन रूल जो रहेगा फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू स्पीकर, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू लिसनर एंड थर्ड पर्सन विल बी नो चेंज। क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस को हम लोग क्लियर कर लिया है। कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।